साथियों, एग्जाम पुनः इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कल दोस्तों टेक्निकल इशू के कारण वो 2 घंटा 35 मिनट तक ही 34 मिनट तक ही वीडियो बन पाया दोस्तों। मास्टर वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल इशू के कारण वीडियो कट गया दोस्तों। शेष वीडियो इस पार्ट में रहेगा दोस्तों। पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया जाएगा दोस्तों, प्राचीन इतिहास का, लूसेंट का दोस्तों। इस सीरीज को जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। न्यू लूसेंट है दोस्तों, 2023 अपग्रेडेड लूसेंट का बुक है दोस्तों। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया गया है, इसको देखिएगा जरूर से जरूर। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। और हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज इस चैनल पर करवाया जाता है दोस्तों। आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए दोस्तों। नोट में देखिए दोस्तों, और रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था साथियों। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ है दोस्तों। बहुत जल्द दरोगा आने वाला है, बिहार दरोगा दोस्तों, इसलिए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया। इस सीरीज में जरूर से जरूर भाग लीजिए। लूसेंट कवर कीजिएगा तो मानिए दोस्तों आप लोग 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बिना लूसेंट कवर किए एग्जाम भी नहीं निकाल पाइएगा दोस्तों। संगम युग में दोस्तों, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते हैं। प्रत्येक कवि अपना अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई दोस्तों। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है, पथ्युपादु, इथ्युथोके तथा पादिनेन कलिकनंकु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है साथियों। इसके विषय में त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का प्रणय से संबंधित है दोस्तों। स्थान, अध्यक्ष और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ दोस्तों। प्रथम संगम कहाँ 4,440 वर्ष पूर्व दोस्तों कहाँ हुआ था? मथुरा हुआ दोस्तों, समुद्र में विलीन। अध्यक्ष थे अगस्त और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों अक्टियन, परिपदाल, मधु, नारी, मधु, कुरुकु तथा कलारी, अवारी। कोई भी इसमें उपलब्ध नहीं है दोस्तों। दूसरा संगम कपाटपुरम 3700 वर्ष पूर्व दोस्तों। स्थान है अलीवाई, समुद्र में विलीन हो गया ये भी दोस्तों। इसके भी अध्यक्ष अगस्त थे। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है तुलकाप्पियम, तमिल व्याकरण रचनाकार तुलकाप्पिय दोस्तों। तीसरा संगम मथुरा 1850 वर्ष पूर्व दोस्तों। इसका अध्यक्ष नक्कियर है दोस्तों। महत्वपूर्ण ग्रंथ नेदुकन, कुरु नेथोके, नत्रिनई, एनकुरु, भुरु, परिपादल, कुथु, वरी, पेरिसे तथा सौतित्रिसे आदि। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नैनार तिरुनाबुक रसु अपार ने किया था दोस्तों। इलांगो कृत शिल्पाधिकारम पायलों का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जानी मानी जाती है दोस्तों। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है साथियों। इसमें कावेरीपट्टनम के कोवलम, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है साथियों। मथुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी
शीत लेस्तनार ने मणिमेकले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदयन कुमारन एवं मणिमेकलई कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातें के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दंडीनाथ 5वीं सदी की कीर्ति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु त्रिवक्त देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि त्रिवक्त देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया है। दोस्तों तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गया। इसमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। दोस्तों संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया, अक्कम और पुरम। दोस्तों अक्कम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। दोस्तों संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर अथवा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित है। साथियों चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामले की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालयों को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। साथियों झूठी गवाही देने पर जीव काट ली जाती थी। भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 6ठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। दोस्तों सेना चतुरंगी होती थी जिसमें अश्व, गज और रथ और पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ व शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाई जाने की प्रथा थी। दोस्तों राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं की तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग युगीन समाज में बेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। दोस्तों संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था और संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर और गंधर्व और राक्षस और पिशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई जिसे पंच तीनों कहा जाता गया। एक पक्षीय प्रणय को कैकिन्ने व अनुसूचित प्रणय को पेरुदिने कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। दोस्तों चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों नर्तकियों व गायकों को दल
घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व वेंडिलियर कहा जाता था। तमिल साहित्य में मंचेलियर तथा ओवियर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूची देता था। कौवे नाविकों की सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरंगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीरगति प्राप्ति सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार, उनके प्रमुखों को वेलियर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज में निम्न वर्ग की महिलाएं की मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कड़े सीवर कहा गया है। संगम काल में चोलों की स्मृति का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज्य में कोकई सालियर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था दोस्तों। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला। यहाँ से मनके के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिपल्स में अरिकमेडु को पोडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मरुगन था दोस्तों। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उनका तदात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया। स्कंद का एक नाम क्या है? कुमार भी है। और तमिल भाषा में मरुगन शब्द का सही यही अर्थ होता है। मरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा उसके विषय में यह मान्यता है कि उसे पर्वत पर कीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा दोस्तों। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाधीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आयातवर्त में के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों पर आयद किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेघकर्ता और विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है दोस्तों। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसे अनुमान उनके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था दोस्तों। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय
वह जो 380 में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान थे। अमर सिंह कोशकार, शंकु, वस्तुकार, बेताल भट्ट, घटकर, वरामहिर, खगोल विज्ञानी और वरुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय सानिध्य विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतामंदिर, जिसमें शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ पर एक गुप्त गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण और न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रचंड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी में हुआ। दोस्तों चलिए थोड़ा पेन को चेंज करते हैं। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी अस्कन गुप्त 455-467 ईस्वी में हुआ। अस्कन गुप्त के गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। दोस्तों अस्कन गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। अस्कन गुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। दोस्तों गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता है। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति प्रांत थी, जिसके शासक को उपरी कहते हैं। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती है, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते हैं। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। दोस्तों प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर तामपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भूराजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग और 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि क्षेत्र कहलाता था, और वास करने योग्य वास्तु, और चारागाह भूमि पशुओं को चारा योग्य भूमि चारागाह, और सील दोस्तों ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो। अपराहत दोस्तों ऐसी भूमि जो जंगली होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सिंचाई के लिए रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग होता है। सैनिक प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता है। दोस्तों गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। दोस्तों गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर स्थान विष्णु मंदिर दोस्तों तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश है। दोस्तों शिव मंदिर अपना भूमरा नगोदा मध्य प्रदेश है। दोस्तों पार्वती मंदिर हो गया नयान कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर ईंटों से निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश है। दोस्तों शिव मंदिर आपका हो गया दोस्तों नागौद मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित ये हो गया भीतरी गांव कानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा जा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते हैं। दोस्तों कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य
स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसलम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य को मां चढ़ाते हैं। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य के मांस चढ़ाते हैं। पहली बार किसी की सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता है। वृद्ध वेश्याओं को कूटनी कहा जाता है। दोस्तों, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तब उन्होंने इसे राज धर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह है। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का क्या है दोस्तों? राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। दोस्तों, यह बेतवा नदी के किनारे तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 17 गुप्तकालीन है, जिसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मौना राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 में चित्र को चित्रशाला कहा गया है। चित्र को चित्रशाला कहा गया। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन और महापरिष्करण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं को संबंधित चित्र उदित किए हैं। दोस्तों, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ गुफा है। दोस्तों, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना है। बाबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। तो इसे 5 भागों में बांटा गया। मित्रवेद, मित्रलाभ और संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरीक्षाकारित्व, अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताया। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बराहमणि ने बृहद संहिता और पंच सिद्धांत बृहजाक लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिकी भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई थी। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्ण कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पल कांडव ने पशु चिकित्सा पर हास्यायुर्वेद लिखा। नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृति गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता है। दोस्तों, याज्ञवल्क्य, नारद और कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृक्षकटिकम या माटी की खिलौना नगाड़े, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतला राजा दुष्यंत का शकुंतला की प्रेम की कथा है। दोस्तों, द्वितीय भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ था। ऐसी प्रथम रचना जो भगवत गीता संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल के महत्वपूर्ण विशेषता है। वाकाटक राजवंश दोस्तों 22वां नंबर चैप्टर है। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति
नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन वरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे दोस्तों। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र परवरसेन प्रथम 75 ईस्वी शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की और पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। परवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा और वशीय वर्षुगुलम शाखा। दोनों शाखाओं में समांतर रूप से प्रशासन किया था। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम 335-360 ईस्वी, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390-410, परवरसेन द्वितीय 410-440 ईस्वी, नरेंद्र सेन 440-460 ईस्वी, पृथ्वीसेन द्वितीय 460-480 ईस्वी। दोस्तों गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्क पुत्र छोटा पुत्र दामोदर सेन और परवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। दोस्तों पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा हरिसेन के हाथों में चला गया। वसीम शाखा के वाकाटक वंश का इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट परवरसेन के छोटे पुत्र सर्वरसेन ने की थी। उसने वात्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वात्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित है। वसीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वरसेन बिंद शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी, परवरसेन द्वितीय 400-415 ईस्वी में, हरिसेन 475 से 510 ईस्वी। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वाकाटक वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों वाकाटक वंश के राजा परवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत व काव्य सेतुबंध की रचना की। सर्वसेन की हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृति की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजकवि कालिदास के कुछ समय तक परवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा बिहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों शासनकाल में हुआ था। पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश। दोस्तों गुप्त वंश का पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी और पुष्यभूति और परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। दोस्तों पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। उनकी राजधानी थानेश्वर
हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान था दोस्तों। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाधीराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की दोस्तों। प्रभाकर वर्धन पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन, एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। साथियों, राजश्री का विवाह कनौज की मौखरी राजा गिरिवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने गिरिवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया दोस्तों। राजबंदर ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 1606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई दोस्तों। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और कीर्तिवर्मन शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था दोस्तों। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रेय प्रदान किया तथा पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रधान केंद्र था दोस्तों। हर्ष के समय में नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था दोस्तों। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेनसांग 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ दोस्तों। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे दोस्तों। प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये 3 नाटक लिखे दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना एक सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते हैं। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा अमात्य कहा जाता है दोस्तों। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता है। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था दोस्तों। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ। जिले की संज्ञा थी विषय। जिले की संज्ञा थी क्या दोस्तों? विषय थी। जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद भंडी दोस्तों
पंडित प्रधान सचिव, सिंहनाथ दोस्तों प्रधान सेनापति, कुंतल दोस्तों अश्वसेना का प्रधान, अस्कन को दोस्तों गज सेना का प्रमुख। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई, ग्राम जो है दोस्तों शासन की छोटी इकाई थी और ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छपटलिक कहा जाता था दोस्तों। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसैन के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को महाबलाधिकृत कहा जाता था दोस्तों। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्या यंत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया था। दक्षिण भारत की प्रमुख राजवंश दोस्तों पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575-600 था दोस्तों। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कृताजूनियम के लेखक भौरवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए दोस्तों क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 630 ईस्वी में, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 ईस्वी और परमेश्वर वर्मन प्रथम 670-700 ईस्वी दोस्तों। नरसिंह वर्मन द्वितीय 700-728 और नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी दोस्तों। मत विलास पर हसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी दोस्तों। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबियों था, परंतु बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया दोस्तों। महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर जिन्हें रथ कहा गया का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों की सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वतापी कोन व महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन द्वितीय प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री वेन तेसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतान्युआनी था। उसने लोकादित्य, एकमल, रणजय और अत्यंत काम, उग्रदंड और गुण भाजन आदि की उपाधि ग्रहण की थी। उसने मामलपुर में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी दोस्तों। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शंकर का उपासक की उपाधि धारण की थी। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीर लगी है। 10 कुमार चैत्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के गुप्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंडई अलवार नंदी वर्मन के समकालीन थे। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तंजौर और तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजूर मलन और राजराज पेरुथचंद था दोस्तों। विजयालय में नरकेसरी की उपाधि धारण की और
निशुभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम कोंडराम की उपाधि धारण की थी दोस्तों। तकलोम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के प्रांतक प्रथम उपायित किया था। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा माहिम फाइफ को भगाकर श्रीलंका को दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित क्षेत्र प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम राजधानी पोलनारुवा बनाया दोस्तों। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। उसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था दोस्तों। चोल का साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम का शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडचोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम के निकट चोलगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार दोस्तों देखिए। वेलन बगाई क्या होता है दोस्तों? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होता है वेलन बगाई। ब्राह्मण देव दोस्तों ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाता है दोस्तों। शाला भोग जो होता है किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि शाला भोग दोस्तों। देवदान या तिरुन मठ ककनी दोस्तों मंदिर के उपहार में दी गई भूमि दोस्तों। पलिचंदनम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि पलिचंदनम कहलाता है दोस्तों। नोट गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था दोस्तों। राजेंद्र द्वितीय ने परकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था दोस्तों। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कादम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल में ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था दोस्तों। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति के समुद्र में फेंकवा दिया और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया। उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुद्रन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारी को उडन कुटनम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों प्रांतों में विभक्त है। मंडलम कोट्टम यानी कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मा में विभक्त था दोस्तों। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलम प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोटलम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मा में विभक्त था दोस्तों। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता है दोस्तों। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देख रेख में नाडु के काम काज को अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलनम 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन और किसान अरैयार प्रधान जैसी उपाधियों दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। सर्वसाधारण
लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा और महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्य को पेरू मक्कलम कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा नगरम कहते थे। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव के कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यमस्थ कहते थे। उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामले की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्राह्मण देव कहलाती है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग है पदाती सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जय नगोदर प्रसिद्ध कवि था, जो कोलोथुंग प्रथम की राज कवि था। उसकी रचना कलिंग तरुपनि कम्बन ओठ कुटन पुंगलिद को तमिल साहित्य का और पंप पोन और रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन को तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर की विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार यानी निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल में 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। दोस्तों, बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, उसे तरनियर कहा जाता है। दोस्तों, उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरेयूर और तंजौर। गंगईकोन चोलपुरम कांची। चोल काल में सैकड़ों सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान क्या था साथियों? धान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नाना देशी और मणि ग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चालुक्य वंशी कल्याणी। दोस्तों, कल्याणी चालु वंश के संस्थापक तेलव द्वितीय ने की थी। राजधानी मानिखेट है। दोस्तों, चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तेलव प्रथम, तेलव द्वितीय, विक्रमादित्य और जयसिंह और सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर तृतीय और तेलव तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मानिखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश से प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। दोस्तों, बिल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादेव चरित्र की रचना बिल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया था। चालुक्य वंश बतापी। जयसिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी बतापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन और पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा
पुलकेशिन द्वितीय था दोस्तों। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है। पुलकेशिन द्वितीय बहुस्वर्ण एवं अग्नि अष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापतेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया। उसकी राजधानी बदामी और अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी दोस्तों। यह अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक रविकीर्ति अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय दिखाया गया दोस्तों। वातापी का निर्माण करता कीर्ति वर्मन को कहा जाता है दोस्तों। मालवा को जीतने के बाद विनयदित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने उसे अपनी निज नासराय की उपाधि धारण प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिकोल देवी ने त्रिकुलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंती दुर्ग में परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश स्थापना की थी। ऐहोल मंदिरों का शहर कहा जाता है दोस्तों। चालुक्य बेगी वंश बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पांडुरंग था दोस्तों। राष्ट्रकूट के बारे में चलिए पढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी और शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकियर और मानखेत वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था दोस्तों। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध हुआ। इसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। पल्लव पांड्य केरल व गंग शासकों के संबंध में गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी पर जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया दोस्तों। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरबी निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कल्याणी के चालुक्य तलब द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणों की चालुक्य वंश नींव डाली। एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शेरकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक के बौद्ध हों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक के जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहाँ पर
जो मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है, उन्हें 2 स्थल तथा 3 स्थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया दोस्तों। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी दोस्तों। यादव वंश देखिए दोस्तों, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। किसने की दोस्तों? यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी दोस्तों। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन था दोस्तों, 1210 से 1246 दोस्तों। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र था दोस्तों, जिसने अलाउद्दीन की सेनापति मलिक गाफूर के सामने आत्मसमर्पण किया दोस्तों। होयसल वंश, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी दोस्तों। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था दोस्तों। होयसल वंश का अंतिम शासक बीरबलाल तृतीय था दोस्तों। कौन था? बीरबलाल तृतीय था, जिसे मलिक गाफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलीवीड था दोस्तों। कादम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कादम वंश की राजधानी वनवासी था दोस्तों। कहाँ था? चलिए दोस्तों, गंग वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। कौन था दोस्तों? वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मन था साथियों। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल कोलर थी, जो बाद में तलकान हो गई दोस्तों। दत्तक पुत्र पर टीका लगवाने वाला गंग वंश का शासक माधव प्रथम था दोस्तों। ककातीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलकोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया। इसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति में अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1223 ईस्वी था दोस्तों। चलिए सीमावर्ती राजवंश का अभ्युदय देखते हैं दोस्तों। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था दोस्तों 750 ईस्वी में। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी। गोपाल औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल औदंतपुरी की स्थापना किसने की थी? विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की दोस्तों? गोपाल ने साथियों। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था दोस्तों। 11वीं सदी के गुजराती सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुरम महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था दोस्तों। औदंतपुरी बिहार को प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ साथियों। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी दोस्तों। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे दोस्तों। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था और शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर
अविदेश अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासकों ने बल्लाल सेन में की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप से दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा को गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हाल युद्ध रहते थे। हाल युद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा के पघुनेश्वर मंदिर शिव का विशाल मंदिर की स्थापना की दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग सेन वंश का प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया दोस्तों। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था दोस्तों। बंगाल का अंतिम हिंदू शासन कौन था? लक्ष्मण सेन दोस्तों। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाला शासक वंश कालक्रम में इस प्रकार थे। करकोटा वंश पहला था दोस्तों, फिर उत्पल वंश था, फिर लोहार वंश था साथियों। पहला करकोटा वंश, फिर उत्पल वंश, फिर लोहार वंश साथियों। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में करकोटा वंश हिंदू वंश की स्थापना की। हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। करकोटा वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था दोस्तों। करकोटा वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापिंड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा करवाया गया था। करकोटा वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता शून्य के सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दीदा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद लोहार वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ और लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था दोस्तों। संग्राम राज के बाद अनंत राज हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था दोस्तों। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था दोस्तों। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हन की राजतंगनी का विवरण समाप्त हो गया। कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश का प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पल्ल साम्राज्य का एक अंग बन गया। 26 नंबर देखिए दोस्तों, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश 26वां चैप्टर है दोस्तों। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम किसका संस्थापक था दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश का। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा महिर भोज था दोस्तों। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? महिर भोज था साथियों। महिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 था दोस्तों। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की थी दोस्तों। गढ़वाल
राठौर राजवंश दोस्तों। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था दोस्तों। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था दोस्तों। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला। चौहान यानी चौहान वंश दोस्तों। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अक्षित्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव 1153 से 1163 ईस्वी में हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की दोस्तों। सोमदेव विग्रहराज चार के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चार द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज राजो है दोस्तों। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई दोस्तों। तराइन की द्वितीय युद्ध में दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी की विजय पृथ्वीराज की हार दोस्तों। चलिए परमार वंश के बारे में पढ़ते हैं। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज था दोस्तों। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन दोस्तों। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया दोस्तों। नेषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मरुतंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण और अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वस्तु शास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है दोस्तों। नवशासा चरित्र के रचयिता परम गुप्त 10 रूपक के रचयिता धनंजय धनिक और हालायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज दरबार में रहते हैं। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी दोस्तों। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का और अनंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलू खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश दोस्तों। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम कुभुक्ती है दोस्तों। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831 ईस्वी में था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर यानी महोबा
महोबा थी दोस्तों। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर में खजुराहो को स्थानांतरित की थी दोस्तों। चंदेल का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उसने इस विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो मंदिरों में स्थापित की दोस्तों।